जेव्हा तुम्ही एखाद्याच्या अपंगत्वावर लक्ष केंद्रित करता, तेव्हा तुम्ही त्यांच्या क्षमता, सौंदर्य आणि वेगळेपणाकडे दुर्लक्ष कराल. एकदा का तुम्ही त्यांना ते कोण आहेत म्हणून त्यांना स्वीकारायला आणि त्यांच्यावर प्रेम करायला शिकलात, की तुम्ही स्वतःवर सुद्धा प्रचंड बिनशर्त प्रेम करायला शिकाल. अपंग लोकांपेक्षा जगाला अपंगत्वाची काळजी जास्त वाटते. कधी-कधी दिव्यांग लोकांपेक्षा समाजात काही लोक अशी आहेत, जी विचारांनी दुबळी आणि अपंग असतात. खरं अपंगत्व हे शरीरावर जरी दिसत असलं, तरी मनानी आणि विचारांनी दुबळी असणारी माणसं अपंग आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. समाजात असणाऱ्या दिव्यांग लोकांबद्दल आदर तर सोडाच, पण त्यांना अपशब्द वापरून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करणं काही लोक करत असतात. आणि हाच अनुभव प्रियंकाला तिच्या आयुष्यात आला. पण त्यातून खचून न जाता तिने समाजाला आपल्या कार्यातून त्याचे सडेतोड उत्तर दिले. इतकेच नव्हे, तिने स्वतःसाठी मार्ग तर काढलाच, पण इतर तिच्यासारख्या दिव्यांग लोकांचीही मदत करण्यासाठी ती नेहमी पुढे असते. आयुष्यात तिला आलेले चांगले वाईट अनुभव या व्हिडिओमध्ये तिने शेअर केलेले आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं कि कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको लंगड़ी या लंगड़ा वर्ड्स यूज करते हैं। बहुत गंदा बैड लैंग्वेज है। मैं चाहूंगी कि चाहे वो दोस्त फ्रेंड सर्कल हो आपका या कोई भी हो, आप उसको ये वर्ड्स यूज मत कीजिए। ये था कि एक लेडीज, उसने तो कभी मेरा नाम ही नहीं लिया मुझे लंगड़ी ही बोला था। स्माइल करना है, किसी को ज्यादा जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला है उसको जवाब देने के लिए। अगर हम में कोई कमी है तो उसको संभालने वाला भगवान है। ऐसा नहीं है कि समाज में हमारी कोई जगह नहीं है, हम भी हंस सकते हैं, हम भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं डांस कर सकते हैं। ये समाज है, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। व्हेरी So, नाइस। प्रियंका, वैसे पैर में क्या दिक्कत है? इस पैर के दोनों साइड के डिफरेंस अलग है। ये राइट है जो एकदम परफेक्ट है, और ये लेफ्ट है। इसकी उंगलियों में भी काले निशान है, और इनकी उंगलियां पहले वर्क नहीं करती थी और अभी भी बहुत वर्क नहीं कर पाती हैं चारों भी। लेकिन इतना है कि इनमें ताकत है। और ये हैंड है, ये थोड़ा सा कपकपाता है, लेकिन अच्छा, ये लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा ये लेफ्ट हैंड में क्या दिक्कत है इसमें? ये ना कपकपाता रहता है, अच्छा मतलब अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये एकदम स्ट्रेट है, अच्छा। और और ये इसमें थोड़ा सा टाइटनेस है। टाइटनेस है। और जैसे ठंडी में कोई इंसान कपकपाता है ना, वैसा। वैसे ये शॉप में क्या क्या चीजें बेचते हैं आप? स्टेशनरी है, बच्चों के जितने भी प्रोजेक्ट वाइज जो भी सामान है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जैसे कि क्ले है, पेंसिल है, इरेजर है, हाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स पेपर्स है वो है। और बर्थडे का भी यहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है। बर्थडे अच्छा। की भी सारी सामान जो भी लगता है बर्थडे के लिए वो मिल वो जाएगा। मिल जाएगा। और यहाँ पे लेडीज के लिए कुछ सामान है कि हाँ वहाँ पे ज्यादा दादर या फिर अदर प्लेस में नहीं जा पाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी मैंने बहुत कम रेट में यहाँ पे रखा रखा है। और नेम प्लेट का मैंने ऐड किया है बिजनेस, ओके। कि नेम प्लेट भी यहाँ पे बनवा बनवा के के ले लेते हैं। देखें। आगे भी जेरोक्स मशीन भी स्टार्ट करना है। और ये आपका शॉप कहाँ पे एग्जैक्ट? तलोजा फेज 2 हाँ हाँ सेक्टर 20, हाँ हाँ हाँ। ओनली पैराडाइज के अपोजिट। ओके ओके। नमस्कार मंडळी, मी विजया, खूप खूप स्वागत माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आणि मी माझ्या चॅनलवर विविध पद्धतीचे व्हिडिओ घेऊन येत असते। आणि प्रवास एका संघर्षाचा या सिरीज खाली मी अशा व्यक्तींना भेटते, ते खरंच त्यांच्या आयुष्यात खूप संघर्ष करून त्यांचा प्रवास करत आहे। आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये मी राणीताईंचा जो व्हिडिओ बनवला, त्या व्हिडिओला तुम्ही खूप छान प्रतिसाद दिलात, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। आणि अशाच पद्धतीने आज आपण एका नवीन व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहे, ज्यांचं नाव प्रियंका आहे। आणि व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी तर ओळख करून दिलेलीच आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडनंच त्यांचा परिचय जाणून घेऊयात। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका अजय जैनवाल है। मैं नवी मुंबई में रहती हूँ। नक्की काय समस्या आहे आणि नक्की कोणत्या प्रॉब्लेम मधून तू आतापर्यंत इथपर्यंत आली आहेस? लहानपणामध्ये मी 2 वर्षाची होती, तर मी गावी होती आणि तिकडनं जेव्हा आली तर खूपच प्रेम, म्हणजे फॅमिली खूप जॉइंट होती। तर मला ना मतलब जो भी है ना सब गोद में ही लेते थे। अच्छा। तो गोद में से कोई जल्दी उतारता नहीं था, तो मम्मी को समझ में नहीं आया
कि मेरी बेबी को कुछ प्रॉब्लम है या मतलब नहीं घर का पहला बच्चा हुआ? सेकंड। सेकंड। हाँ, हाँ। बट फिर वहाँ पे मेरे मामा जी के लड़के ने थोड़ा नोटिस किया, तो उन्होंने मम्मी को थोड़ा सा बताया, तो मम्मी को थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मली है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको अच्छे से चला के देखो। फिर मतलब 1 साल 1.5 साल क्या उम्र थी अभी? 1.5 2 साल, 1.5 साल। 1.5 साल जब भी बच्चा बच्चा चलने चलता है की तो कोशिश करता है। तो उस क्या वक्त प्रॉब्लम थी, मतलब चल ही नहीं पा रही चल थी? ही नहीं पाती थी। अच्छा और एक अच्छा। पैर जो था वो पूरा मतलब डाउन ही था, मतलब वर्क ही नहीं, कुछ भी वर्क नहीं। तो ओके। मम्मी को वो बहुत बाद में पता चला कि मतलब मम्मी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो गया। फिर वहाँ से मम्मी बॉम्बे आए। बॉम्बे में पापा सर्विस करते थे, दादाजी भी सर्विस करते थे वर्ली कामगार में। तो वहाँ से डॉक्टर से जानकारी ली, तो उन्होंने हाजिली बताया। अच्छा तो जो भी ट्रीटमेंट था मेरा सब टोटली हाजिली से 92 से स्टार्ट हुआ। अच्छा। जो हाजी अली में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हाँ, हाजिली हैंडीकैप हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है वहाँ हैंडीकैप पे हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट आपका चला? वहाँ पे चला। फिर वहाँ से प्रोसेस आगे चलता गया। फिर स्टडी में प्रॉब्लम ये थी कि पापा को ये था कि अब ये डेली अप डाउन कैसे करेंगे, क्या है। तो फिर किसी ने एससी स्कूल बताया हैंडीकैप का, आगड़ीपाड़ा में। अग्रीपाड़ा में? तो अच्छा। वहाँ से हमने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। फिर चलने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो मुझे शूज दिया गया अच्छा। हाजिली हॉस्पिटल से। ओके तो ओके। मैंने 9 इयर्स तक वो शूज पहना। मतलब दोनों पैर में एक दिक्कत? एक पैर लेफ्ट में साइड और लेफ्ट एक साइड हैंड। हैंड में हाँ, प्रॉब्लम आई थी? हैंड मोस्टली मुझे हैंड किसी को पता नहीं चलता अच्छा। लेकिन मेरे एक हैंड में और एक लेग में, पर जब लेफ्ट साइड में। डॉक्टर से बात हुई, ट्रीटमेंट आगे चली, तो उनसे पता चला होगा कि ये बीमारी है या और कुछ है? क्या ये बीमारी का कुछ नाम है, ऐसा कुछ? बीमारी तो नहीं, एक्चुअली मैं डॉक्टर ने ये कहा कि डिलीवरी काफी टाइम, मतलब 10 मंथ कंप्लीट हो गए थे। अच्छा। तो उसके वजह से वहाँ पे हॉस्पिटल में घर में ही हुई थी मैं। तो फिर उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अच्छा, मतलब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो कॉम्प्लिकेशंस आ इस गए चीज थे। की वजह से और हुआ मेरा था? वेट भी बहुत ज़्यादा था, ज्यादा था? तो उसके वजह से। और फिर मुझे बुखार आ गया था, हाँ हाँ हाँ। निमोनिया हो गया था, तो मेरा एक पोलियो डोज भी मिस हो गया था। अच्छा तो उसके वजह से डॉक्टर ने इस बीमारी का कुछ नाम ही नहीं बताया, बोले कि अच्छा। जो भी है नेचुरल है। तो एक चीज नोटिस करते हैं कि आपने बोला कि पोलियो का एक डोज भी मिस नहीं, हुआ मिस था। हुआ था। तो वीडियो थ्रू हम ये बताएंगे कि जो भी बोलते हैं कि पोलियो का डोज होता है वो टाइम टू टाइम टाइम टू देना टाइम देना चाहिए, तो चाहिए, ये चीज कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे पोलियो जाके मतलब वो स्पेशल स्कूल था जो हैंडीकैप हैंडीकैप बच्चे स्कूल था, पढ़ते बच्चे थे, पढ़ते थे। उसके बाद पढ़ाई आगे कैसे करी फिर? वहाँ से जो वहाँ की प्रिंसिपल थी डिम्पल मैडम, वहाँ वो स्कूल काफी अच्छा था। वहाँ पे मैं बहुत फ्रीडम महसूस करती थी, क्योंकि सब वैसे ही बच्चे थे। अच्छा। तो मुझे क्वेश्चन आंसर था ही नहीं कि ये ऐसे बच्चे हैं। मैं भी, क्योंकि मैं उन्हीं में से थी, तो वहाँ अच्छा। से मुझे बहुत एनर्जी मिली कि वहाँ से डांसिंग हम्म। जो मेरे मन में था वो मैं कर सकती थी, सिंगिंग, अच्छा। डांसिंग, हाँ हाँ। स्विमिंग, स्पोर्ट्स में मैं वहाँ से ही गई। ओके। मुझे जो लगा हुआ स्पोर्ट्स से, वो मुझे उसी स्कूल से हुआ था। अच्छा। कि मतलब हैंडीकैप, मुझे तब पता चला कि हैंडीकैप भी कुछ कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, हाँ हाँ जो भी है वो वहीं से कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टैंडर्ड तक मैम ने कहा कि थोड़ा सा नॉर्मल है ये, आप चाहे तो इसको नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं, अप डाउन के लिए कोई इशू नहीं होगा। फिर मैं वर्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में एडमिशन दिया मम्मी पापा ने। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि मुझे शूज बनाया गया था, अभी मैंने आपको देखा है, तो आप शूज वगैरह तो नहीं पहनते? इसके रियल हीरो मेरे मॉम डैड है। अच्छा। हाँ, मेरे पापा को सबने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएगी, या फिर आप इसको परमानेंट शूज पहना के रखिए। पापा की ये जिद थी कि मेरी बेटी शूज नहीं पहनेगी, तो वो मुझे जू चौपाटी में लेके जाते थे आफ्टरनून में, रेत पे गड्ढा करके घंटों, मतलब 1-2 आवर्स वहां पर खुद रहते थे, उसमें मेरा दोनों पैर डालते थे। बाप रे। फिर घर पे आके मालिश करना। और मतलब उन्होंने कोई ऐसी जगह, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, जो जैसे बोलते थे वो वैसे ही करते थे फॉलो। नहीं, हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि अपना बच्चा ठीक हो जाए, जो चीज वो बोलते हैं लोग वो सब करते हैं। पर जब भी पहले प्रॉब्लम जो था, मतलब पैर में,
तो जो शूज पहनते थे उसकी वजह से चल सकते थे या कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम? तकलीफ होती थी क्योंकि शूज बहुत हैवी होता था और मुझे ना बहुत लगता था, क्योंकि उसको टाइट करके पहनो तो ठीक है, अगर उसको टाइट करके नहीं पहनो तो बहुत तकलीफ होती थी। तो पापा ने मेरा एक्सरसाइज ज्यादा मतलब फिजियोथेरेपी जो होती है वो ज्यादा वो डेली अप डाउन वर्ली टू हाजिली, कभी कभी वो खुद बताते थे, मैं खुद मम्मी पापा के साथ जाती थी तो वो वर्ली से हाजिली हॉस्पिटल चल के जाते थे उस दौरान, क्योंकि उस दौरान उनका जॉब भी प्राइवेट छूट गया था, सिर्फ दादाजी जॉब करते थे और 3 बच्चे। तो आधे रास्ते तक मम्मी गोद में लेती थी, आधे रास्ते तक पापा गोद में लेते थे। तो वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। कभी व्हीलचेयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कुछ उन्होंने? पापा ने यही था कि उनका जिद था कि मेरी लड़की विदाउट किसी सपोर्ट के चलना, मुझे उसको सीखना है, सिखाना है, और मैं वैसे ही नॉर्मल जैसी लड़कियां हैं मुझे वैसी ही रखना है उसको। अच्छा। मतलब कभी किसी चीज के लिए रोक टोक भी नहीं, अगर मेरा डांस का है तो डांस सिखाया उन्होंने, अगर मुझे कुछ खेलना है तो वो सब, किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं। फिर बाद में अपने नॉर्मल बच्चों का स्कूल रहता है वहां पे, तो वहां पे कैसे पढ़ाई चली फिर? वहां पे मुझे, मेरी लाइफ में मुझे जो भी मिला बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे सारे टीचर्स, पता मैं जब एडमिशन किए तो वहीं से मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब मुझे देखकर मुझ पे तरस भी करते थे कि कितनी अच्छी लड़की है। और बहुत कम मैंने स्कूल में देखा है कि टीचर और सर गोद में लेकर प्यार फिर भी वो BMC स्कूल था, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट है ये तो पैम्परिंग होगा। तो इस चीज से हम ये भी बोल सकते हैं कि BMC स्कूल जो है, अभी लोग उस चीज से भाग रहे हैं, पर यही स्कूल में बच्चों पे ज्यादा भी ध्यान दिया जाता है। और मैंने उस स्कूल से मतलब अपनापन बहुत सीखा। सर, जितने भी सर और मैम थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। पढ़ाने से ज्यादा, उनकी पढ़ाई से ज्यादा मैं उनकी बातों पर भी ज्यादा ध्यान देती थी कि उन्होंने कैसे जर्नी करके वो कैसे टीचर बने, वो कैसे सर बने, बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाने हैं। तो मेरा जो बिहेवियर है वो उस स्कूल के थ्रू बहुत अच्छा रहा। अच्छा, बीच पढ़ाई के टाइम पे कुछ फिर बाद में बीमारी प्रॉब्लम ऐसे कुछ चीजें हुई क्या फिर बाद में? बहुत हुई, मुझे स्किन प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से मेरे पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे, जिसके वजह से 26 जुलाई के टाइम पे मैं स्कूल में ही जा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस वक्त स्कूल बंद है। कौन से स्टैंडर्ड में थे जब? मैं 9th में थी शायद, 9th 8th में। ओके। तो उस वक्त पानी की वजह से मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था, तो मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई थी। तो उस दौरान मेरे पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा स्कूल का। तो उस दौरान मेरे बहुत अच्छे सर हैं, माने सर, जिनको मैं अपने, मेरे सेकंड मॉम डैड है वो। अच्छा। और मेरे फैमिली भी उनको बहुत मानती है। उन्होंने मुझे घर पे ट्यूशन प्रोवाइड किया। वो बोले आप मेरी बेटी हो, आपको मैं घर पे ट्यूशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये साल आपका खराब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब जब ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहा था, फिर बाद में स्किन का प्रॉब्लम हो गया, आप इमोशनल हो रही है, उससे ही पता चल रहा है कि जो चीजें हो गई होगी उस टाइम पे आपने क्या फेस किया होगा, मैं समझ सकती हूँ। तो ये स्किन का प्रॉब्लम हुआ तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ होगा कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, वो ज्यादा था फेस पे या स्किन पे पूरे हुआ था? सिर्फ फेस को छोड़ के पूरे बॉडी पे हुआ था। तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम, फिर बाद में स्किन का, तो और ज्यादा मतलब डिप्रेस हो जाता है। तो वो चीज से आप कैसे बाहर निकले? मतलब वो था कि फैमिली सपोर्ट थी और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी घर पे आके मिलते थे। और बहुत कम देखा है कि कोई टीचर घर पे आ रहे हैं पर्सनली मिलने के लिए, मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए। आपने कौन सी स्टैंडर्ड तक या आगे एजुकेशन कैसा लिया? मतलब मैंने 10th स्टैंडर्ड तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ही कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं बाल भारती नाइट स्कूल में मैंने ज्वाइन किया। 12th तक मैंने वहाँ पे किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने यशवंतराव चौहान। ग्रेजुएशन हुआ? हाँ, ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन कंप्यूटर में डिप्लोमा भी मैंने यशवंतराव चौहान से किया। तो अभी एजुकेशन तो हो गया, सारी चीजें हो गई, प्रॉब्लम तो चल ही रहे थे, फिर बाद में फैमिली सोचती है, लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी करनी होती है, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई क्या आगे जाके? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके 2 बच्चे भी है,
ट्विंस। हाँ ट्विंस हैं, तो कैसा हुआ ये सब आगे? पता नहीं क्यों मम्मी पापा को ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ी, ऊपर वाले की दुआ काफी थी। मैंने ये सिखाया, अच्छा कर्म करोगे अच्छा ही होगा। सही है। और ये मैंने स्कूल से भी सीखा, मम्मी पापा से भी सीखा। तो हम्म जब भी किसी को जरूरत होती थी मैं उसको तुरंत हेल्प के लिए खड़ी होती थी। हम्म और उसी दौरान काफी रिश्ते आए भी। हैंडीकैप लड़की है, मैं पूरी स्किन पैर की हाथ की दिखाती थी। हाँ 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 हाँ। लेकिन फिर मैंने मेरी चॉइस मेरे ऊपर नहीं, मेरे मम्मी पापा के ऊपर रखा अच्छा। कि इनको जो लगेगा वो मेरे लिए वैसा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अब तक तो उन्होंने अच्छा किया ही। आगे भी मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, राहुल भाई बड़े हैं और बालकृष्ण छोटा भाई है। अच्छा। उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, तो मुझे बाहर ज्यादा किसी फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरतों को वो ही पूरी कर ये लेते चीज थे। से ये बोल सकते हैं कि जब भगवान एक दरवाजा बंद कर लेता है तो दूसरा जरूर खोलता है। तो आगे आपकी शादी होने के बाद फिर कैसी लाइफ रही? शादी होने के बाद काफी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो हुआ था कि मेरे हस्बैंड को भी लोग सोचते थे कि ये हैंडीकैप है तो शायद वो भी हैंडीकैप हाँ होंगे, कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगा। होगा। तो सामने से मुझे भी बोलते थे कि हस्बैंड को भी है। मैंने कहा नहीं, वो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। तो आगे जाके मतलब आपकी प्रेगनेंसी हुई उसमें कुछ इस चीज से दिक्कत आई या बच्चों को कुछ उससे कुछ दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन काफी लोगों ने बोला कि हैंडीकैप है। मैं हाँ। बोलना चाहती हूँ, आज मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हैंडीकैप लोगों की नॉर्मल जिंदगी होती है। ओके। वो बच्चों को नॉर्मल तरीके से ही जन्म दे सकते हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरे टाइम पे ये था इशू कि पता नहीं हैंडीकैप है, हाँ लोग प्रेग्नेंट तो होगी ये भी या नहीं सोचते, होगी। लोग क्या खुद हम भी सोचते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो बच्चे को ना वो बच्चे को चीज ना ना हो। हो। मेरे साथ हुआ था ये हम्म कि हैंडीकैप है, कहीं ये बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या कुछ दवा चालू करना होगा, पर नेचुरल सारी चीजें अपने आप ही हो गई। अभी आपने बोला कि ट्विंस बच्चे हैं। ट्विंस, नॉर्मली एक बच्चे को जन्म देना बहुत मतलब ये होता है, तो ट्विंस बच्चा, और वो भी प्रीमेच्योर है, 7 मंथ। बाप रे। तो बहुत तकलीफ, मतलब वो 7th मंथ बहुत ज्यादा, मतलब कैसा किया या नॉर्मल रहा आपका रूटीन था, कैसा था मतलब? 7 मंथ फर्स्ट टाइम मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट होकर काफ़ी लोगों को मुझे जवाब मिल गया कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैं हैंडीकैप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन बस एक डर था कि उनको मुझे सेकंड जवाब ये देना है कि मुझे नॉर्मल बच्चा हुआ है। हाँ ये तो बात ये मैं दुआ भगवान से रोज करती थी कि बच्चा मेरी तरह ना हो। उस चीज का कुछ टेंशन भी रहेगा ना बार बार कि आगे कैसा होगा, आगे कैसे होगा। मैं तो ठीक थी कि हैंडीकैप के लिए मेन कैसे ना फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। सही है। मैंने उस दौर को पार किया क्योंकि मेरी फुल फैमिली सपोर्टेड थी। मेरी बच्चे होने के बाद जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू हो गया। फिर मतलब प्री मैच्योर बच्चे थे तो ट्विंस भी थे, तो कैसे मतलब कैसे किया आपने ये सारी चीजें? मैंने अपने आप में चैलेंज किया कि मुझे विदाउट सपोर्ट मुझे इनको आगे लेना है। तो मैंने ना तो मालिश के लिए कोई बाई रखा, ना ही घर काम के लिए कोई बाई रखा। मैंने मालिश और निलाना मैंने खुद ने स्टार्ट किया। अच्छा। और घर के भी काम कर ही लेती थी, मदर इन लॉ भी थे। तो मतलब ये था कि विदाउट सपोर्ट मुझे आगे की जर्नी इनके साथ करनी है। अभी कितने साल के बच्चे? 7 इयर्स कंप्लीट है। बहुत अच्छा। 2nd स्टैंडर्ड में है। अभी ये सारी चीजें तो हुई है मतलब, पर आपने पढ़ाई भी की, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर करियर भी होता है, ये खुद के लिए भी चीजें होती है, तो वो चीज के लिए आप क्या करते हो? मैंने पूरा फोकस बच्चों पे रखा कि बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। सही है। मैंने कहा जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त हस्बैंड भी घर पे थे और उसी दौरान फादर इन लॉ का कैंसर का पता चला कि वो उनका फर्स्ट स्टेज है। तो उस दौरान मैंने कहा कि अब सब घर पे रहेंगे, मुझे एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का, तो मैं क्यों नहीं वर्क करूं। मदर इन लॉ फादर इन लॉ सबने मना किया, बोला जो भी है चटनी रोटी खा लेंगे लेकिन घर से बाहर मत जाओ। बट मुझे लगा कि नहीं, रेंट पे करना चाहिए। रेंट पे थे, ऑनर तो नहीं सुनेगा। सो मैं
न्यू मिलेनियम हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे जॉब किया। तो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। 6-7 मंथ मैंने किया वहाँ पर। तो वो लॉकडाउन कब कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और वहाँ पे कोविड पेशेंट आते थे, पर ऊपर वाले की रहमत थी कि मैं सेफ्टी वहाँ से निकली। मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब वो दौरान में हॉस्पिटल में काम करना बहुत मतलब दिक्कत भी होती थी। ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम भी चल रहे थे, दिमाग में और चीजें भी घूम रही होगी कि ऑलरेडी तो ये सारी चीज, बच्चे भी है घर पे, फिर भी आपको दाद देनी चाहिए कि उस टाइम पे भी आपने जॉब करा। फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब अभी तो मैं बीच में तो मैं जॉब ढूंढ ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं। तो उसके दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो चेतन भोई सर से हुई। उनसे मैंने बात किया था कि मुझे एक हैंडीकैप स्टॉल चाहिए। तो वो मैंने 3 साल पहले महानगर पालिका में एप्लीकेशन डाला हुआ था। अच्छा। तो बोले ठीक है चलेगा, मैं कोशिश करता हूँ प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। फिर उसी दौरान मुझे बच्चू कडू सर के जो मेंबर्स थे उनसे मेरी पहचान हुई, विशाल सर से। वो भी, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मुझे जो आज मुझे शॉप मिला है वो इन दोनों के थ्रू मिला है। अच्छा, जिसको मतलब मैंने किस चीज का शॉप? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब योजना के थ्रू कुछ मिला है या उनका कुछ ऐसा रहता है कि संस्था रहती है? संस्था के थ्रू मिला है। तो ऐसा मतलब उसका कुछ रेंट होता है या कुछ फ्री भी में रेंट होता है? नहीं भरा मैंने। जो भी है मतलब स्टॉल का जितना भी है वो मेरा खुद का खर्चा है। अच्छा। हाँ। बनाने का, और उसमें जो भी सामान जगह वो प्रोवाइड करते हैं। जगह वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मतलब वो जो भी जगह है उसका कुछ रेंट वगैरह आपको कुछ नहीं भी देना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। वीडियो के माध्यम से हम ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बोला आपको स्टॉल मिला है, तो मैं आपको नाम पूछना चाहूंगी कि कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से आपको ये स्टॉल मिला है? मैं तो चेतन भोयर सर के ऑफिस गई थी, वहाँ पे मुझे विशाल सर मिले जो बच्चू कडू सर के थ्रू उनके अंडर काम करते हैं। तो जो भी है उन्होंने मुझसे कहा कि आप जितने भी हैंडीकैप हैं, हम सब हैंडीकैप का एक ग्रुप बना हुआ है जो हमारे एरिया में है। उन सब की जो भी जरूरत है उनको वो सुनते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी चीजें उनके लिए चाहिए वो प्रोवाइड कर लेते व्हीलचेयर है या जो भी उनको सपोर्टेड शूज है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड भी करते हैं। मतलब अभी जो भी लोग वीडियोस देखेंगे, समझो कि उनके घर में भी ऐसे लोग रहेंगे, तो आप उनके लिए मतलब क्या संस्था क्या हेल्प करती है या आप कुछ मैसेज देना चाहती हो? मतलब जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आपसे उनसे मुलाकात भी करा सकती हूँ इनके थ्रू। आप ताई को मैसेज कर दीजिएगा तो ये मुझसे बात कर लेंगी। और जितने भी जैसे कि कम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सामान है या फिर डिस्काउंट वाले भी कुछ चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड करवाते हैं। और जितना हो सके हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट ही करते हैं। कि कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जिनके बारे में हैंडीकैप लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार उनको हर महीने 1,500 प्रोवाइड करती है, या फिर अब 1,500 से वो 6,000 पे काम चालू है। क्योंकि हैंडीकैप लोगों को ऐसा है कि कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं या उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी तक चालू हो रही हैं। तो एज अ वर्क कुछ आगे प्रोसेस होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रियंकाचं हेच सांगणं आहे, माननीय बच्चू कडू साहेबांची एक संस्था आहे आणि त्या संस्थेमार्फत अशा लोकांशी ते जोडतात ज्यांना आयुष्यात खरंच गरज आहे आणि ते हँडिकॅप किंवा दिव्यांग आहेत अशा लोकांना त्यांच्या संस्थेमार्फत मदत होते। तर जर असे व्यक्ती तुमच्या आसपास किंवा तुमच्या जवळ असतील तर नक्कीच त्यांच्याशी तुम्ही बोलून प्रियंकाशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि त्यासाठी मी प्रियंकाचा नंबर डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला नक्की देईल। आणि जितकं होईल आपण अशा लोकांना मदत करण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि स्वतः प्रियंकाची सुद्धा स्वतः इच्छा आहे की तिच्याकडनं समाज सेवा घडावी आणि त्यासाठी तुम्ही नक्कीच डिस्क्रिप्शन मध्ये जो नंबर मी तुम्हाला देईल त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। खरंच तिची कहाणी खूप संघर्षमय आहे। अगदी लहानपणापासून ह्या गोष्टी जसं तिचं आयुष्य पुढे जात होतं तर ज्या गोष्टी तिला प्रॉब्लेम येत होत्या पण तिने त्याच्याशी फेस केलं आणि त्याबरोबर कुटुंबाची आणि तिच्या शिक्षकांची तिला खूप छान साथ मिळाली।
तर माझंही सांगणं असं आहे की आपल्या आसपास अशा पद्धतीचे लोक आपल्याच घरात जर असलं तर त्यांच्या कुटुंबाचं हे कर्तव्य बनतं की त्यांनी पहिला त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. प्रियंका, तुझ्याकडनं तर खूप जाणून घेते, पण आता सध्या तू जो स्टेशनरीचा स्टॉल चालवते, तर तुला त्या कशा पद्धतीचा रिस्पॉन्स आहे म्हणजे? खूपच चांगला है, क्योंकि जो मेन फैमिली सपोर्ट भी है और सोसाइटी भी, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो सोसाइटी भी बहुत अच्छी है. मतलब मेरी थर्ड फैमिली बन चुकी है. मी व्हिडिओ आपण जसं मी तुझ्याशी सुरुवातीपासून बोलतीये तर मी तुझ्याकडनं ऐकते की फॅमिलीचा खूप छान सपोर्ट आहे, शिक्षकही छान मिळालेत, सगळं छान छान तर ऐकलं, पण समाजात काही लोक अशी असतात की ती बऱ्याचदा आपल्याला त्रासही देतात. मग असे काही अनुभव आले का तुला आयुष्यात? आए थे बहुत बचपन में. एक था एक स्टोरी. मैं छोटी सी थी, 9-10 साल की. तो मुझे ना दूसरों को देख के ना हील पहनने का बहुत शौक था. तो कुछ लोग थे, तो मेरे नेबर्स थे, तो मैं ऐसे हील पहनती थी, तो फिर वो बोलते थे, मतलब लंगड़ी शब्द यूज करते थे कि भाई एक पैर तो तेरा टूटा है, दूसरा भी टूट जाएगा. तो मम्मी को मैंने बताया था, तो फिर मम्मी ने कहा झगड़ा नहीं करना उनके साथ. फिर उन्होंने पापा को बताया, तो पापा ने उनको गुस्सा किया. फिर बाद में मम्मी ने सेकंड पेमेंट पे, मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है. मतलब हमारे लिए उन्होंने दूसरों के घरों में जाके कुकिंग किया है. तो कुकिंग करने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि मैं उसको हील पहनना है ना, मैं हील पहनाऊंगा. फिर पापा ने बहुत मम्मी से बोला कि मैंने उसको इस दौरान यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हो, छोटी सी गलती किसी के कहने पर आप उसको हील पहनाओगे तो इसकी हड्डियां कभी लचक जाएगी. मम्मी ने कहा नहीं, मुझे उसका ड्रीम है, मैं कंप्लीट करूंगी. फिर वहां से मम्मी ने मुझे हील पहनाना स्टार्ट किया. अच्छा. पहले तो गैलरी जो होती थी वहां पे सोसाइटी में, वहां पे, फिर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे तक हील पहनाकर हाथ पकड़कर लेकर आना. अच्छा. फिर धीरे धीरे आपकी मम्मी रियल हीरो है आपकी लाइफ में. मार्केट लेके जाना. फिर मम्मी ने कहा इतना धीरे धीरे नहीं चलते हील पहन के, थोड़ा तेज चलो. हाँ तेज चलो तेज चलो. आज वो स्टेप ऐसा आ गया कि आप मुझे हील दोगे ना, नॉर्मली मैं अभी भी मार्केट जाती हूँ तो लोग देखते हैं कि भाई चलने में तो ये हैंडीकैप है, लेकिन ये हील कैसे पहन लेती है. तो वो है. और खेल खेल में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं कि कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको लंगड़ी या लंगड़ा वर्ड्स यूज करते हैं. हाँ, ये बहुत गंदा बैड लैंग्वेज है. मैं चाहूंगी कि चाहे वो दोस्त फ्रेंड सर्कल हो आपका या कोई भी हो, आप उसको ये वर्ड्स यूज मत कीजिए. मजाक मस्ती में इमोशनली भी वो मत डैमेज हो कीजिए. सकता है वो चीज हाँ, से. वो कैसे, अगर हम फ्रेंड्स खेल रहे हो और किसी ने ये बोल दिया हो तो सबकी नजरें उस पर फोकस करेंगी कि हाँ भाई ये है ना, तो इसको ही बोला होगा. तो वो था. और सेकंड ये था कि एक लेडीज, उसने तो कभी मेरा नाम ही नहीं लिया. मुझे लंगड़ी ही बोला था. एंड कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद मैंने जब देखा तो मुझे देखकर रोना आ गया था, क्योंकि जो आंटी मुझे बोलती थी उसको पैरालाइज हो गया. ओह, मतलब और आप यकीन नहीं करोगे, वो ही साइड, लेफ्ट साइड, जो मेरा लेफ्ट साइड था, मेरी फ्रेंड उसकी घर पे थे, तो मेरी फ्रेंड बोलती थी आपको गॉड ने पनिशमेंट दिया है. और जब भी मैं उनके सामने जाती थी वो मुझे गले में मिल के रोती थी और मुझसे माफी मांगती थी, बेटा उसको रिग्रेट. हाँ. और मुझे इतना समझ में नहीं आता था, और मैं ना छुपती थी उनसे कि अभी ये आंटी देखेगी तो मुझे इस नाम से बोलेगी, तो मैं उनके सामने नहीं जाती थी. तो इन लोगों के बच्चों के लिए ना, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए प्यार और सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आज मैं इस लेवल तक हूँ, आज मैं ज्यादा बोल पाती हूँ, आज मैं हर चीज कर पा रही हूँ, ये सिर्फ फॅमिली के सपोर्ट से. प्रियंकाचं म्हणणं असं आहे की तिला जो अनुभव आलाय की 10 वेळा कोणाला बोलताना तुम्ही नक्की विचार केला पाहिजे. जे आपण अपशब्द या लोकांसाठी यूज करतो नॉर्मली, आता ते शब्द मलाही उच्चारायला अजिबात आवडणार नाही, पण ते त्यांच्या मनावरती खूप वेगळा परिणाम करून जातात. आणि हे लक्षात असू द्या, जी गोष्ट तुम्ही दुसऱ्यांना बोलतात ती परत तुमच्यासोबत व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण कर्म फिरून आपल्या जवळ पुन्हा येत असतं. त्यामुळे बोलताना आपण शक्यतो 10 वेळा विचार करून समोरच्याची मानसिकता आपल्यामुळे दुखवली जाणार नाही याचा विचार आपण नक्की केला पाहिजे. हेच प्रियंकाला तुम्हाला सांगायचं आहे. तुझ्याशी बोलताना खरंच खूप छान वाटतंय आणि तुझे विचार खूप छान आहेत. आणि तू जे आता काम करतीये आणि तुझी एक इच्छा पण आहे की जितकं शक्य होईल मला माझ्यासारख्या लोकांना सपोर्ट करायचा आहे.
आणि त्यांना पुढे आणायचं आहे. तर आणखी तुझी काही वेगळी स्वप्न आहेत का जी आता तुला पूर्ण करायची आहेत पुढे? सपने तो काफ़ी हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, स्टडी उनकी अच्छी करनी है और सोचा है कि और इस बिजनेस को आगे लेके जाऊं और साइड बाय साइड एक सोशल वर्क भी करूं. सांगण्याचा मुद्दा हाच की अपंगत्व हे तुमच्या स्वप्नांची अजिबात बाधा बनू शकत नाही. सगळं काय आहे ते तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. प्रियंकाच्या कहाणीमधून तर खूप साऱ्या गोष्टी समजल्या आणि खूप प्रेरणादायी सुद्धा आहेत. जसं की तुझ्याशी बोलून खूप छान वाटलं, पण तुझ्याकडनं समाजासाठी किंवा तुझ्यासारख्या लोकांसाठी तू काय मेसेज देशील? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका साथ कोई दे या ना दे, आपकी बॉडी ज़रूर देगी. तो उस बॉडी को आपको स्ट्रांग बनाना है और हिम्मत नहीं हारना है. कोई कुछ भी बोले उसके सामने सिर्फ स्माइल करना है. किसी को ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर वाला है उसको जवाब देने के लिए. अगर हम में कोई कमी है तो उसको संभालने वाला भगवान है क्योंकि उन्होंने हमें कुछ कमी दी है तो कुछ अच्छाई भी दी है हमको स्ट्रांग बनाने के लिए. ऐसा नहीं है कि समाज में हमारी कोई जगह नहीं है. हम भी हंस सकते हैं, हम भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं डांस कर सकते, हम भी क्यों नहीं एंजॉय कर सकते. क्यों ऐसा है कि नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम है उसको साइड में रखो, ऐसे जरूर नहीं होना चाहिए. अगर जहाँ पर कहीं पे मीटिंग है तो हम भी आगे आके बैठ सकते हैं. ये नहीं है कि भाई उसको व्हीलचेयर की जरूरत है या उसको किसी सहारे की जरूरत है तो उसको साइड में नहीं, उसको मिडल में होना चाहिए, उसको फर्स्ट होना चाहिए. तो आप भी टेंशन मत लीजिए, ये समाज है, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना. वेरी नाइस. तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए. ये है कि आपकी फैमिली को बहुत आपको सपोर्ट करना है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली. की तुझ्याशी बोलून तर मला खूप छान वाटलं, पण तुला व्यक्त होताना कसं वाटलं? फर्स्ट जब बात हुई थी कि इंटरव्यू है तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि कोई मुझसे मेरे बारे में पूछेगा. बट ये था कि शायद ही ऊपर वाले की मर्जी है कि उनको कुछ अच्छा लगा होगा तो उन्होंने आपको भेजा कि भाई आप जाइए और उनके बारे में पूछिए. तो मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ. अच्छा. इंसानों से ज्यादा भगवान पे, क्योंकि वही राह दिखाते हैं और वही इंसान को अपने रूप में भेजते हैं. और अपने जर्नी से और किसी की मदद हो सकती है, सबसे बड़ी बात है इस चीज़ के लिए. और मेरा भी मोटिव यही है कि आपके जर्नी थ्रू जितने भी लोग ऐसे हैं उनको कुछ ना कुछ उसमें से मिल सके, यही मैं कोशिश कर रही हूँ. आणि तुझ्याशी बोलून खरंच खूप छान वाटलं आणि तू तुझा वेळ आणि हे सांगण्यासाठी तू तयार झालीस, त्यासाठी तुझे मनापासून खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचेही मनापासून धन्यवाद.